डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आइए आज हम लोग बिहार एस्टेट द्वारा आयोजित होने वाली जो परीक्षा एस्टेट की है या जो पात्रता परीक्षा है जो कि 9th 10th और 11th 12th में होती है, तो आज हम लोग जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जो पेपर 2 है आपका, यानी पीजीटी या कक्षा 11-12 के लिए जो है उससे का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। और जो विषय है आपका पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान। और ध्यान रहे, ये जो प्रैक्टिस सेट है डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जो वर्तमान में बिहार सरकार में आईएएस के पद पर तैनात है और उन्हीं के दिशा निर्देशन में ये तैयार किया गया है। इससे पहले हम लोग जो एस्टेट की परीक्षा होती है इससे हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है आपकी एग्जाम, आगामी जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो जरूरी है कि आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। तो आइए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व कर चुके हैं और जो इसका प्रीवियस ईयर पेपर था यानी जो PYQ था उसको भी सॉल्व कर चुके हैं। आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। जो पेपर है बेहद आसान आएगा और खासकर जो मार्च में परीक्षा आयोजित होने वाली है PSC के द्वारा उसकी तैयारी के आप फोकस करेंगे तो ये अपने आप क्लियर हो जाएगा, लेकिन ईमानदारी के साथ। घबराना नहीं है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, सॉल्व करते रहिए और जो PSC के जो तैयारी है उसके लिए तैयारी अपने आप हो जाएगी। बस आप अभी से GK और GS पे और खासकर मैथ पे आप थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दें। तो आइए आज हम लोग जो एस्टेट की परीक्षा होने वाली है बिहार में और जो आपका कक्षा 11 या 12 या PGT का है, जो आपका पॉलिटिकल साइंस है उसका जो प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले भाई आपसे पुराना रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर आपका जो BPSC और खासकर जो PGT पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि पिछली बार का जो सिलेक्शन हुआ है बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हुआ, हम इसको ज़्यादा बड़ा ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो चैनल पर विजिट करके तमाम कमेंट्स देख सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अंबेडकर ने अपनी पुस्तक द अनटचेबल्स में अछूत उद्भव के लिए निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है? कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो आमूल परिवर्तनवादी व्यवसायिक सिद्धांत, अछूत का बौद्ध धर्मी उद्भव या निर्जाति विषयक सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अछूत का बौद्ध धर्मी उद्भव सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का मुख्य दोष क्या है? या ऑप्शन दिया गया, इसमें से आपको चूज करना है। तो जो संप्रभुता का अद्वैतवादी यानी एकलवादी सिद्धांत कि इसका जो प्रतिपादक आपका जॉन ऑस्टिन था और उसकी पुस्तक का नाम लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का मुख्य दोष क्या है? तो जो आपको याद रखने वाली बात यह है कि संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत को एकलवादी सिद्धांत भी कहते हैं और इसका मुख्य प्रतिपादक आपका जो बोंदा और ऑस्टिन है, जॉन ऑस्टिन। और जॉन ऑस्टिन की पुस्तक जो है लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, आपको याद रखना है। तो संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का क्या मुख्य दोष है कि क्या इसका मानना है कि सभी शक्तियाँ एक निश्चित मानव श्रेष्ठ में निहित कर देता है, जिससे जो मानव श्रेष्ठ है वो उसको ज़्यादा निरंकुशवादी होने का खतरा रहता है। तो उसका ये जो बहुलवादी है इसका ये दोषारोपण करते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है SORT यानी शॉर्ट का फुल फॉर्म या विस्तृत रूप क्या है? तो शॉर्ट का जो विस्तृत रूप है वो है आपका कि स्ट्रेटजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी। स्ट्रेटजिक ऑफेंसिव जो रिडक्शन ट्रीटी है जो कि आपकी कब आई? ये 2002 में आई, 24 मई 2002 में ये ट्रीटी आई। इसका आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है किस देश के चिंतकों में संप्रभुता को सरकार के एक अंग के रूप में निहित करने की सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है? कौन से किस देश के जो विचारक हैं? तो ये होगा आपका जो कि फ्रांस के विचारक हैं। इसके जो संप्रभुता को सरकार के एक अंग के रूप में निहित करने की इनमें सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है, खासकर आपका जो आपका जेन बोधा है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नांकित क्रांतियों के उनके होने के समय के अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो याद रखिए जो आपकी
ये फ्रांसीसी क्रांति है, आपको याद रखिए 1799 में हुई, 1789 से लेकर 99 में, याद रखिए 1789 से लेकर 99 तक चली। और जो आपकी बोल्शेविक क्रांति है ये कब हुई, 17 और 18 नवंबर 1917 को हुई, याद रखना है आपको। और जो मंशेविक क्रांति है ये है आपका 1703, और अक्टूबर क्रांति है ये है आपका 1917 अक्टूबर क्रांति। और जो बोल्शेविक क्रांति है नवंबर, तो पहले अक्टूबर क्रांति होती है, याद रखना है, बोल्शेविक और अक्टूबर क्रांति। इस हिसाब से जो आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा कि ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले मंशेविक क्रांति, फिर फ्रांसीसी क्रांति, फिर अक्टूबर, फिर बोल्शेविक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता था। तो संप्रभुता के अद्वैतवादी या एकल सिद्धांतवाद का जो मुख्य प्रवक्ता या उसका मुख्य विचारक जो है आपका कौन है, ये है आपके जॉन ऑस्टिन। लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस इनकी पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 7 है अ थियरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है, आपको कभी नहीं भूलना है। इस पुस्तक के लेखक कौन है, जॉन रॉल्स, जो कि 1971 में यह प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 8 है स्वतंत्रता उस कार्य को करने अथवा उपभोग करने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो करने अथवा उपभोग करने के योग्य है। यह कथन किसका है, और ये जो कोट है आपको कभी भूलना नहीं है। ये कथन जो है आपका टी.एच. ग्रीन का है, जो कि एक आदर्शवादी विचारक है। और इसकी पुस्तक जो है याद रखना है, लेक्चर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लेजिस्लेशंस, ये पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 प्रजातंत्र का नौ उदारवादी सिद्धांत क्या है। तो जो प्रजातंत्र का नौ उदारवादी सिद्धांत, उसका सिद्धांत ये कहना है कि पुनः शास्त्र प्रजातंत्र की ओर वापस लौटने जैसा ही है, अर्थात राज्य सिर्फ नियामक की भूमिका निभाने और लोगों को बाजार के नियमों के हवाले छोड़ दे, इसका ये मानना है नौ उदारवादी सिद्धांत। तो इस हिसाब से इसका ये होगा कि शास्त्रीय प्रजातांत्रिक सिद्धांत का रूपांतरण, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता था। ये आपको याद रखना है कि एकलवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता कौन था और बहुलवादी सिद्धांत का मुख्य प्रवक्ता कौन था। तो बहुलवादी सिद्धांत का जो प्रमुख प्रवक्ता है वो हर्बर्ट जोसेफ लास्की है, और इसकी पुस्तक क्या है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ये भी आपको नहीं भूलना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11 कि समाजवादी राज्य बल देता है, यानी समाजवादी राज्य जो होता है किस प्रकार की व्यवस्था पर बल देता है। तो जो समाजवादी राज्य है वो आपका आर्थिक सुरक्षा पर बल देता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्योंकि इसमें जो समाजवादी राज्य का मुख्य विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक रूप से समानता के स्तर पर लाया जाए, न तो कोई गरीब हो और नहीं अमीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 स्वतंत्रता पर 4 निबंध यानी 4 एसेज ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक किसने लिखी। ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो 4 एसेज ऑन लिबर्टी की पुस्तक कौन है, इज़ा बर्लिन, यानी इज़ा बर्लिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कि सामाजिक अनुबंध सिद्धांत यानी सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी का केंद्र बिंदु क्या है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी का मुख्य बिंदु यह है कि एक राज्य जो है क्या है, मानव निर्मित संस्था है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सामाजिक संबंध से सामाजिक समझौते से संबंधित जो 3 मुख्य विचारक हैं हॉब्स, लॉक और रूसो, इनका जीवन परिचय आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए। जो इनकी रचनाएं हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि जो विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बहुलवादी कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि सामाजिक संविदावादी विचारक यह सिद्ध करना चाहते हैं कि जो भी आपके सामाजिक समझौता से संबंधित विचारक हैं उनका क्या मानना है या क्या प्रूव करना चाहते हैं। तो उनका मानना है कि राज्य एक मानव निर्मित संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक स्वीकार्य सिद्धांत कौन सा है। तो राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक जो स्वीकार्य सिद्धांत है वो है आपका विकासवादी सिद्धांत। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 17 है, सामाजिक संविदा सिद्धांत की निकृष्ट इतिहास, निकृष्ट तर्क और निकृष्ट आचार शास्त्र के रूप में आलोचना की गई है, किसके द्वारा? ये भी आपका जो आलोचना किया गया बेहद महत्वपूर्ण है, तो ये है अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा ऐसी आलोचना की गई। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ये आपको मैच द फॉलोइंग है, उनसे संबंधित जो विचारक हैं उनको मैच करना है। तो जो आपका विकासवादी समाजवाद है, याद रखिएगा कौन है वो, बर्नस्टीन है, बर्नस्टीन है, ये बर्नस्टीन है। वैज्ञानिक समाजवाद आपको पता ही है कि कार्ल मार्क्स है, और जो काल्पनिक समाजवाद है वो किसका है आपका, सेंट साइमन, और अराजकतावाद क्रिप्टोकिन का है। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर होगा वो ए, 18 का आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, राज्य की यह मान्यता है कि, किस सिद्धांत की यह मान्यता है कि राज्य की उत्पत्ति युद्ध स्थल में होती है? तो जो आपका शक्ति सिद्धांत है उसका ये मानना है कि राज्य की उत्पत्ति युद्ध स्थल में होती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, लॉक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो याद रखिए जो लॉक है 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार, और संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत ही जीवन और स्वतंत्रता को शामिल करता है। तो इसमें कौन सा समानता का अधिकार इसमें शामिल नहीं है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1936 में किसने कहा कि 1936 में किसने कहा गांधी जैसी कोई चीज़ नहीं है? तो याद रखिए ये प्रश्न बेहद कॉमन सा प्रश्न है, आपसे बार बार पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी ने स्वयं कहा कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 22, समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं, क्यों करते हैं? तो जितने भी समाजवादी विचारक हैं उनका मानना है कि प्राकृतिक संसाधनों का राष्ट्रीयकरण के का समर्थन इसलिए करते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसका मार्क्सवाद से मेल नहीं खाता है, या यानी कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा वो कहता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये गलत है, कहता है अनावश्यक बुराई है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बाकी जो तीनों है कि उसका मानना है कि राज्य उत्पीड़न का यंत्र है, राज्य विलुप्त हो जाएगा, और धर्म लोगों के लिए अफीम है। ये तीनों राज्य ये मार्क्सवाद से संबंधित है, लेकिन चौथा आपका जो डी संबंधित नहीं है, इसलिए डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि समाजवाद विश्वास करता है, राज्य समाजवाद किसमें विश्वास करता है? तो जो राज्य समाजवाद है वो आपका राज्यविहीन समाज में विश्वास करते हैं। नहीं, इससे समझ लीजिए साम्यवाद कहें या मार्क्सवाद कहें, बात देखी है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद के व्यवहारिक प्रयोग में सर्वाधिक योगदान दिया है? तो मार्क्सवाद के व्यवहारिक प्रयोग में सर्वाधिक योगदान देने वाले कौन है? लेनिन है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, संसदात्मक शासन में वैधानिक संप्रभुत्व कौन होता है? तो संसदीय शासन में जो वैधानिक या जो लीगल सॉवरेन है कौन है? वो है आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का अपरिहार्य तत्व या विशेषता या गुण है? तो संसदीय शासन का जो मुख्य या अपरिहार्य विशेषता है वो है आपका कार्यपालिका तथा विधायिका का समन्वय। जो आपका एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है, दोनों में क्या होना चाहिए? प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है? जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी या कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या संसदीय शासन जो है आपके सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 29, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किसमें निहित है? तो जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता किसमें निहित है? कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसमें निहित है? कि कार्यपालिका तथा विधायिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो संसदीय शासन में या संसदीय व्यवस्था में न्यायपालिका को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। अगला प्रश्न है
31 संवैधानिक शासन का क्या अर्थ है? तो संवैधानिक शासन का अर्थ है यानी इसकी विशेषता है कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन हो, सही है। विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ हो, सही है। नागरिक अधिकार हो, सही है। यानी इसका आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही होगा संसदीय शासन के विशेषता या अर्थ के रूप में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा पद केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है? तो कौन सा पद संसदीय शासन प्रणाली में ही पाया जाता है? तो वह है आपका प्रधानमंत्री का पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि वेस्टमिंस्टर प्रतिमान या मॉडल इंगित करता है कि एक विशेष प्रकार का क्या? तो ऑप्शन देखिए, तो वेस्टमिंस्टर जो मॉडल है उससे मतलब ये है कि एक विशेष प्रकार का शासन जो कि संसदीय शासन प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34 कि भारत में पिछड़े वर्गों के बीच विशिष्ट समूह की पहचान हेतु भारतीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? ये प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो विशिष्ट भारत में पिछड़े वर्गों के विशिष्ट पहचान के लिए रामनंदन समिति की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि किसने नौकरशाही की लाल फीताशाही पैदा करने के लिए आलोचना की? तो लाल फीताशाही को जन्म देने के रूप में किसने नौकरशाही की आलोचना की है? तो है आपके रैमजे मेयो। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 कि निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह का कार्य नहीं है? ये प्रश्न भी बार बार आपसे पूछा जाता है कि कौन सा दबाव समूह के कार्य हैं, कौन कौन से नहीं है, तो आपको याद रखना चाहिए। तो जो पहले बात सरकार के निर्माण के लिए चुनाव लड़ना बिल्कुल गलत। जो जितने भी प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो सरकार में या सरकार निर्माण के लिए प्रत्यक्ष रूप से उसमें शामिल नहीं होते बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उसमें शामिल होते हैं, वो चुनाव नहीं लड़ते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये दबाव समूह से संबंधित कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए कि राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई? तो जो पोलिटिकल पार्टीज हैं उसकी सर्वप्रथम व्याख्या करने वाले या उसकी परिभाषा देने वाले जो हैं आपके कौन है? एडमंड बर्ग। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। रूढ़िवाद का जनक है ये। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 कि किसने राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा है? किसने राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा है? तो है आपके लॉवेल। इसने राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा है। क्वेश्चन नंबर 39 है निम्न में से कौन सी वह विशेषता है जो एक राजनीतिक दल को दबाव समूह से भिन्न करती है? तो याद रखिए कि प्रत्येक दल अनिवार्यतः किसी निश्चित राजनीतिक वैचारिकी पर आधारित होता है। यानी जितने भी राजनीतिक दल होते हैं या प्रत्येक दल जो भी हो वो किसी न किसी उसकी अपनी आइडियोलॉजी होती है, उसका अपना प्रोपेगेंडा होता है या उसकी अपनी नीतियाँ होती हैं या उसका अपना मैनिफेस्टो होता है, उसी पे वो कार्य करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 कि संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए या क्या है? तो संसदीय शासन प्रणाली यानी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जैसा कि भारत और ब्रिटेन में विद्यमान है, उसकी सफलता के लिए सबसे जरूरी है कि वह उसमें कम से कम द्विदलीय व्यवस्था हो। दोनों एक दूसरे को चेक कर सकें। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो। एक दलीय व्यवस्था भी ठीक नहीं है और बहुदलीय व्यवस्था भी ठीक नहीं है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 41 अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने नारा दिया कि विभाजन करो और यहाँ से भाग जाओ? किसने नारा दिया? मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में यह नारा दिया? तो याद रखिएगा जो आपका कराची अधिवेशन 1943 है। ऑप्शन डी इसमें उसने नारा दिया मुस्लिम लीग ने कि यहाँ से विभाजन करो और यहाँ से जाओ। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? याद रखिएगा जो सिंगल पार्टी सिस्टम जो है CPC यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, CPC है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ये चीन में एक दलीय व्यवस्था है, उसमें मात्र एक ही दल है CPC। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 प्रदत्त विधान यानी जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है यानी प्रदत्त विधान की व्यवस्था से निम्न में से किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है? याद रखिएगा जो प्रदत्त विधान है कि अपनी शक्तियों का प्रयोग किसी अन्य संस्था या व्यक्ति के द्वारा प्राधिकार देकर प्रयोग करना, स्वयं प्रयोग न करके
किसी संस्था को अपना अधिकार देना यानी प्रदत्त विधान इसी को बोलते हैं। तो इससे किसकी शक्तियों में इजाफा हुआ है? तो है आपकी नौकरशाही। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 44, भारतीय संघवाद बल देता है। तो भारतीय संघवाद किस पर बल देता है? तो भारतीय संघवाद जो है राष्ट्र की एकता पर बल देता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की? जो कि आपका जो लखनऊ पैक्ट है इसके माध्यम से कांग्रेस और कि नरम दल और मुस्लिम दल दोनों एक मंच पर आ गए, क्योंकि 1907 में सूरत में इनका विभाजन हो गया था, लेकिन दोनों नरम दल और गरम दल इसी अधिवेशन जो कि ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन 1916 में एक साथ आ गए। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसी मजूमदार ने। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए कि जनता के लोकप्रिय मत द्वारा संविधान के संशोधन की पद्धति अपनाई जाती है या लाई जाती है? जनता के लोकप्रिय मत द्वारा संविधान संशोधन की पद्धति जो है स्विट्जरलैंड में है, ये रिकॉल रेफरेंडम ये वहाँ की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 47 कि अलिखित संविधान सामान्यतः निम्न में से किसको अपनाता है? अलिखित संविधान निम्न में से किसको अपनाता है? जैसा कि अलिखित संविधान आपका ब्रिटेन में है, वो रीति रिवाज एवं प्रचलन को अपनाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं था? ये आपसे पूछा है, संबंधित नहीं था। स्वराज पार्टी से संबंधित कौन सा नहीं था? पी.आर. दास स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। बाकी सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू और बी.एस. मुंजे, ये बीपीएससी ने जो एग्जाम लिया उसमें ये प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 49 स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखिए, जो कि इसका 1923 में गठन हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष आपके कौन थे? सी.आर. दास, और जो सचिव हुए मोतीलाल नेहरू हुए। इनका जो मुख्य उद्देश्य था काउंसिलों में प्रवेश करना था और सरकार के काम को बाधित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित था? स्वराज पार्टी से संबंधित आपके मोतीलाल नेहरू थे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि क्रिप्स मिशन भारत आया था। ये भी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? याद रखिए 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया और विंस्टन चर्चिल ने इस मिशन को बिना कुछ स्पष्ट रूप दिए या निर्देश दिए द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय नेताओं से सहयोग हेतु भेजा था। क्रिप्स मिशन ने युद्ध के बाद भारत में संविधान सभा बनाने, डोमिनियन स्टेटस देने तथा भारत संघ में विभिन्न क्षेत्रीय राज्यों, देशी राज्यों और आदि को पर्याप्त स्वायत्ता देने की बात की थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा कि 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। 52 देखिए निम्न में से कौन सा युद्ध सुमेलित नहीं है? इंदिरा गांधी जो संपूर्ण क्रांति है, याद रखिए इंदिरा गांधी के द्वारा नहीं दिया गया था। ये संपूर्ण क्रांति किसके द्वारा दिया गया था? ये जेपी के द्वारा दिया गया था और इनके द्वारा हरित क्रांति और आपातकाल और 42वां संविधान संशोधन लागू हुआ। बाकी ये डिसमैच है, सुमेलित नहीं है। ए इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए असहयोग आंदोलन इसलिए स्थगित किया गया। ये तो बेहद आसान सा प्रश्न है, आप सभी जानते हैं। तो असहयोग आंदोलन इसलिए संबंधित गांधी जी के द्वारा इसलिए स्थगित किया गया था क्योंकि इससे पता चलने लगा कि जनता हिंसा के प्रयोग को वरीयता देने लगी है। गांधी जी नाराज हुए और उन्होंने चौरी चौरा का जो कांड है उसके बाद उन्होंने अपने आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। तो ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए निम्नलिखित में से कौन न्यू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं? ये प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो न्यू इंडिया के जो लेखक हैं श्रीमती एनी बेसेंट है। क्वेश्चन नंबर 55 M.A. जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना 14 बिंदु किसके विरुद्ध था? मोहम्मद अली जिन्ना का यानी M.A. जिन्ना का 14 सूत्र किसके विरुद्ध था? याद रखिए नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय कौन करता है? तो भारत में उप निर्वाचन से संबंधित विवाद का जो निर्णय होगा और राष्ट्रपति से संबंधित जो निर्वाचन संबंधित विवाद होगा उसका निर्णय कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 57 निम्न को कालक्रम के अनुसार रखिए। होम रूल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन,
दांडी मार्च और चंपारण सत्याग्रह। तो आप सभी को पता है खिलाफत होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ, खिलाफत आंदोलन 1920, दांडी मार्च 1930 और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। तो इस हिसाब से जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित या रेगुलेट करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है? तो है आपका अनुच्छेद 11, अनुच्छेद जो आपका 11 है वो कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनियमित या विनियमन किया जा सकता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अंग नहीं है, यानी कौन सा संवैधानिक संस्था नहीं है? तो याद रखिएगा योजना आयोग जो कि वर्तमान में क्या है, नीति आयोग है, ये क्या है, संवैधानिक संस्था या संविधान का अंग नहीं। बाकी जो आपके तीनों निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग ये सभी और अंतर्राज्यीय परिषद सभी संवैधानिक संस्थाएं संविधान का अंग है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए असहयोग आंदोलन इसलिए स्थगित किया गया था। तो असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन इसलिए स्थगित किया गया, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इससे यह पता चलने लगा कि जनता हिंसा के प्रयोग को वरीयता देने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत प्रावधान है, इसके बारे में क्या सत्य नहीं है? इसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है अनुच्छेद 18 से संबंधित? हाँ, ये सत्य नहीं है कि राज्य विद्या अथवा सैनिक विशिष्टता हेतु कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। विद्या और सैनिक उपाधि प्रदान की जाती है, इसके अलावा बाकी नहीं की जाती है। तो ये गलत है आपका, किया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं था? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से कौन संबंधित नहीं थे? तो गोविंद वल्लभ पंत ये कांग्रेस के से संबंधित थे। बाकी राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और ये आचार्य नरेंद्र देव तीनों ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे, गोविंद वल्लभ नहीं थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। प्यारे दोस्तों याद रखिए हम लोग जो बिहार स्टेट के लिए खासकर जो पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक विज्ञान है उसके हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है जो कि पीजीटी पॉलिटिकल साइंस जो कि वर्ग 11 से 12 के लिए है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर जो देखा जाए तो ये पेपर बेहद आसान होने वाला है, लेकिन इसके जस्ट बाद जो परीक्षा आयोजित होने वाली बीपीएससी की आप उसको हल्के में मत लीजिएगा। इसी के साथ साथ मैं कहूँगा इसी के साथ साथ आप उसकी भी तैयारी करना शुरू कीजिए। जब बीपीएससी के अकॉर्डिंग आप पढ़ना शुरू करेंगे पॉलिटिकल साइंस तो अपने आप वो स्टेप भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। पंचायती राज्य सिद्धांत पर आधारित है वह क्या है? तो याद रखिए पंचायती राज्य सिद्धांत पर आधारित वो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पर आधारित यानी सी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 64 है इनमें से किस आयोग की नियुक्ति केंद्र राज्य संबंध इनमें से किस आयोग की नियुक्ति केंद्र राज्य संबंधों का परीक्षण करने के लिए की गई थी? कोठारी आयोग, शाह आयोग या सरकारी आयोग या मंडल आयोग? तो जो 1983 में सरकारी आयोग की स्थापना की गई थी तो इसका मुख्य ये था कि केंद्र राज्य संबंधों का परीक्षण करे। तो ऑप्शन सी होगा सरकारी आयोग 1983 में इसकी स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 65। भारतीय संविधान स्पष्टता प्रेस की स्वतंत्रता की व्याख्या या व्यवस्था नहीं करता परंतु स्वतंत्रता किसके में अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद जो 19(1) का क है 91A में ये आपकी प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। भारत का राष्ट्रपति अपनी विशेषाधिकार शक्ति वीटो का प्रयोग कर सकता है किस मामले में? किस मामले में कर सकता है भारत का राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार? तो है आपका केवल साधारण विधेयकों के लिए, वो संविधान संशोधनों पर नहीं कर सकता और जो संसद में पारित किए गए सभी विधेयकों के लिए बिल्कुल गलत, और केवल धन विधेयक नहीं, केवल साधारण विधेयक पर अपना वो विशेषाधिकार शक्ति या वीटो का यूज कर सकता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 67 कि कोलंबो प्रस्ताव का संबंध किससे है? कोलंबो प्रस्ताव का संबंध किससे है?
तो भारत चीन सीमा विवाद से संबंधित है ये कोलंबो प्रस्ताव। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 1962 जो भारत और चीन में जो सीमा विवाद को लेकर हुआ ये प्रस्ताव लाया गया था, किसके द्वारा? श्रीलंका के द्वारा लाया गया था। कोलंबो प्रस्ताव में 5 सूत्र स्वीकार किए गए, जो कि 10 से 12 दिसंबर 1962 तक एक सम्मेलन में हुआ। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। भारत चीन सीमा विवाद से संबंधित कोलंबो प्रस्ताव है। 68 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? कौन से इसमें से सही नहीं है? तो ऑप्शन बी देखिए, एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है वह 6 माह की अवधि के बाद भी मंत्री रह सकता है। ये गलत है कि ये भारतीय संविधान इस बात की स्थापना या इस बात को उपबंध किया है कि कोई भी व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है, परंतु उसे 6 माह के अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, नहीं तो उस दिन से उसका पद रिक्त माना जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से किस संबंध में भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? ऑप्शन देखिए, तो 69 का आंसर होगा ऑप्शन सी, सामान्य विधेयक पर दोनों सदनों में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि मंत्रीगण व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 75 आर्टिकल जो 75 है वो, उसमें ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किए गए? जो 73वां संविधान संशोधन है, याद रखिए ग्राम पंचायतों में पूछा है, तो ऑप्शन सी होगा 73वां संविधान संशोधन 1992। 72 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य था जहां सबसे पहले पंचायती राज लागू की गई? तो राजस्थान जो है आपका, इसमें सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 73 है, उन विषयों पर कौन कानून बनाएगा जो भारतीय संविधान में दी गई तीनों सूचियों में भी उल्लिखित नहीं है? तो हम इसको क्या बोलते हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ बोलते हैं। तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं केंद्र के पास है, यानी संसद के पास है, तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? किसमें तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान किसमें स्थापना करता है? तो जो आपका उच्च न्यायालय है, ऑप्शन बी इसमें। तो उसका कहना है कि उच्च न्यायालयों में बढ़ते काम को देखकर 1956 में अनुच्छेद 224 के तहत यह प्रावधान लाया गया कि अपर या तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकेगी। इस तरह की नियुक्ति 2 वर्षों के लिए होगी, जो बाद में स्थायी भी हो सकती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 224 में ये प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 75, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू? किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा, 73वां संविधान संशोधन 1992। अगला प्रश्न देखिए 76, कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंत का प्रावधान है, इसके बारे में क्या सत्य नहीं है? ये क्वेश्चन भी शायद रिपीटेड है। सी देखिए, तो इसका सी सही आंसर होगा कि राज्य विद्या अथवा सैनिक विशिष्ट रहते कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, ये गलत, बल्कि उपाधि प्रदान करता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ये चूंकि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। राज्यसभा कभी भी समाप्त नहीं होती है, विघटित नहीं, उसका विघटन नहीं होता है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, भारत में राज्य विधि की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है, यानी राज्य के द्वारा निर्मित कानून को उसकी वैधानिक या संवैधानिक चुनौती कहाँ दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, या कहाँ? तो याद रखिएगा, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में नहीं, हाँ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो भी विवाद होंगे वो किसके द्वारा
उसका समाधान किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में कोई मंत्री जो मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना चाहता है वह अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा। किसको संबोधित करेगा? ये बेहद आसान सा प्रश्न है, तो याद रखिएगा वो राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 81, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श भारत के राष्ट्रपति पर क्या है? भारत के राष्ट्रपति पे क्या वो बाध्यकारी है? बिल्कुल नहीं, बाध्यकारी नहीं है, उसकी मर्जी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं था? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित आपके गोविंद वल्लभ पंत नहीं थे, बाकी तीनों थे, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीनता का अंचल अवधारणा किससे संबंधित है? तो जो उदासीनता का अंचल है ये अवधारणा जो है आपका सत्ता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 कि पंचायती राज सिद्धांत पर आधारित है, किस पर आधारित है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है, सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है किन परिस्थितियों में भारतीय राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो आप सभी को पता है कि एक तो आपका जो अनुच्छेद 352 है उसके अंतर्गत 352 के अंतर्गत की जाती है, लेकिन बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। तो पहला और दूसरा सही होगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए कि लोकसभा के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो लोकसभा के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो है आपका कि इसमें 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। नियम तो बन गया है लेकिन वर्तमान में नहीं है, ये 2029 से लागू होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 87 देखिए निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति भारत में केवल राज्यसभा के पास है? तो इस मामले में बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन जाता है कि केवल ये शक्ति राज्यसभा के पास है कौन सी? कि नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण की संस्तुति करना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 88 निम्न में से किस आयोग की नियुक्ति केंद्र राज्य संबंधों का परीक्षण करने के लिए की गई थी? जो आपका सरकारी आयोग है उसका केंद्र राज्य संबंधों का परीक्षण करने के लिए नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 89 निम्न में से कौन सा विषय राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? तो याद रखिएगा यानी किस विषय पर राष्ट्रपति अपना अध्यादेश अनुच्छेद 123 का प्रयोग नहीं कर सकता है संवैधानिक संशोधनों के मामले में? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है कि समवर्ती सूची पर केवल संसद कानून बना सकती है? बिल्कुल नहीं, दोनों राज्य और संसद दोनों कानून बना सकते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 कि निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट में विशेषज्ञों और सामान्य यानी जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट के संबंधों पर विचार किया गया? तो 91 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फुलटन समिति जो बनी, फुलटन कमेटी, इसी ने जर्नलिस्ट या सामान्य या विशेषज्ञ पर अपने विचार प्रस्तुत किए। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 द्वितत्वीय का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो द्वितत्वीय सिद्धांत का जो प्रतिपादन है हर्ज़बर्ग के द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन भी आपका बीपीएससी में आया था पिछली बार। क्वेश्चन नंबर 93 है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है? ये गलत है। तो ऑप्शन ए कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 रॉल्स की न्याय की संकल्पना किस पर आधारित है? तो जॉन रॉल्स की जो न्याय संबंधित संकल्पना है वो आपका डिफरेंसेस थियरी या अंतर सिद्धांत पर आधारित है। प्यारे दोस्तों हम आपसे बता दें कि हम लोग एस्टेट जो बिहार परीक्षा समिति पटना के द्वारा परीक्षा ली जा रही है एस्टेट की, उसमें हम लोग एस्टेट की प्रैक्टिस सेट जो विषय है आपका पॉलिटिकल साइंस और 11 से 12 यानी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट एस्टेट के लिए सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि इसका और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, इससे पहले हम लोग ऑलरेडी एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं और जो इसका प्रीवियस पेपर है उसको भी सॉल्व कर चुके हैं। आप चाहे तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और भी तमाम जो बीपीएससी ने
पेपर लिया उसका भी सॉल्यूशन पेपर अपलोडेड है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के पैटर्न पूछे गए हैं। और प्यारे दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो उसकी ये मैटर करता है कि आपने उस एग्ज़ाम के कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रखे हैं, क्योंकि उससे ही पता चल जाता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, सिलेबस क्या है, तमाम चीज़ें, या डिफिकल्टी लेवल कितनी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उसके कार्यों में मंत्रणा एवं सहायता देने के लिए है, परंतु क्यों? तो परंतु ऐसा क्यों? तो इसलिए कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को उसके पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है कब? तो कब उल्लंघन होगा? कि यदि अभियुक्त मुकदमा चलाने के राज्य असाधारण विलंब करते हैं तब, किसी प्रमाणित पागलपन को कारावास का दंड दिया जाता है तब, किसी नागरिक का पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए जब्त किया जाता है तब। तो ऑप्शन तीनों के संबंध में अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है। तो डी उपरोक्त सभी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 द नेहरूज मोतीलाल एंड जवाहरलाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? द नेहरूज मोतीलाल एंड जवाहरलाल। तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपके के.एम. मुंशी। डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 द पोलिटिकल बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके जी.एल. नंदा साहब हैं। अगला प्रश्न देखिए 99 अ मिनिस्टर एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक मोरारजी भाई देसाई हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है पॉलिटिक्स अमंग नेशन। ये बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये पुस्तक आपकी मर्गेंथाउ से संबंधित है। तो ये हमने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया, आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आप प्रीवियस ईयर पेपर भी देख सकते हैं और बीपीएससी के द्वारा और स्टेट के जो भी प्रीवियस पेपर आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।